नमस्कार बेटा, आप सबका स्वागत है मेरे भाइयों। आओ लास्ट सेशन अपना खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। चल रहा है। हमें जो करना है मेरे भाई, वो करना है इन इनटू और ऑन ऑन टू, है कि नहीं? इन इनटू और ऑन ऑन टू। यही छोड़ा था ना भाई हेडिंग? हाँ जी भाई जी, इन इनटू और ऑन ऑन टू। देखो, हालांकि हमने इन और इनटू जैसे पढ़ा था, वैसे ही मैं आपको ऑन और ऑन टू की बातें कुछ बताता जाता हूं। इन जो होता है वो यहां से कॉपी कर लेना भाई। अब आप आ ले सब के सब स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, कहां पर आप हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, हाँ ये ब्रेक दो, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, ठीक है ना? लिखा है स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो इन जो है वो दिखाता है। स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज के होने को ये दिखाने की कोशिश करता है, स्टेट ऑफ बीइंग। सही है। इनटू क्या करता है? जो इन प्लस टू से बना हुआ है, इन प्लस टू से बना हुआ है, हाँ, तो इन स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा, लेकिन ये टू जो है ये मूवमेंट को दिखा देगा। मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है प्लस विद मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट को दिखा देगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल आसान तरीके से बोला, कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो इन और इंटू, अरे इंटू लिखना था, मैंने इन लिख दिया, यहां पे इंटू लिखेंगे। ठीक है भाईजान, ये दो चीज आपके पास आ गई। आपने बोला सर ये काम भी हमारे लिए बेहद आसान हो गया। सही है। अब इसलिए मैंने आपको कहा था ही केम इनटू द रूम, ही केम इनटू द रूम, बिल्कुल सही है। और ही केम, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे भाई ही केम इन द रूम, ये गलत है। ये सही हो गया, ये गलत हो गया। वो कमरे के अंदर आया। लेकिन एंटर के साथ मैंने आपको कहा इनटू मत लगाना, ही एंटर्ड इनटू द रूम। इनटू एंटर के साथ प्रेपोजिशन जो है वो गलत हो जाती है, सुपरफ्लूस हो जाती है। ये आपकी हो। अब ऐसे ही जरा ऑन और ऑन टू को समझने की भी कोशिश कर लो, बहुत ही आसान काम है मेरे भाई। ऑन और ऑन टू का भी साथ साथ कॉपी करना, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करूंगा मैं ना, वैसे पढ़ाऊंगा भाइयों। ऑन और ऑन टू, तो ये मैंने आपको बताया था किसी चीज के सरफेस पे होना। ऑन टू जो है ना, ये फिर से वही है, मूवमेंट। मूवमेंट से मतलब क्या है कि भैया ऑन तो है उस सरफेस पे, वो पहले से ही चीज है। ऑन टू के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लो, आप भी एक छोटी सी टेबल बना लो, हाँ ऐसे। अब ये जो है ना ऑन टू कुछ ऐसे दिखाएगा मूवमेंट। ही जंप्ड ऑन टू द टेबल, ही जंप्ड ऑन टू द टेबल, ही जंप्ड ऑन टू द टेबल। तो इसका डायग्राम कुछ ये हो जाएगा मेरे भाई, ही जंप्ड ऑन टू द टेबल, इसका एग्जाम्पल कुछ ये हो जाएगा। सही है, हाँ सर। ही जंप्ड ऑन द टेबल भी हो सकता है। ही जंप्ड ऑन द टेबल क्या हो जाएगा अगर मैं, हालांकि ही जंप्ड ऑन द टेबल भी लगा सकता हूं। ही जंप्ड ऑन द टेबल, ऑन द टेबल का मतलब ये हो गया मेरे भाई, वो टेबल पर ही खड़ा था और टेबल पर ही कूदा। वो टेबल पर ही खड़ा था और टेबल पर ही कूदा। मैं टेबल पर खड़ा हूं सपोज करो, और मैंने जंप किया, तो मैं टेबल पर खड़ा हूं, टेबल पर ही कूदा। अब सपोज मैं कहीं और हूं और वहां से टेबल के ऊपर जंप मार जाऊं, ये ऑन टू द टेबल। इसलिए मैंने ये मूवमेंट दिखाई है कि भाई ये आ गया ऑन और ये आ गया टू। ठीक है, तो ये सिचुएशन आ गई ऑन टू। लेकिन टेबल पर ही खड़ा हूं, मेरा सरफेस वही है, उसी पर कूदा, ऑन द फ्लोर कूद गया मैं, ऑन द टेबल कूद गया, तो उसी पे खड़ा हूं, उसी पे कूदा। किसी दूसरे सरफेस से उस पर कूदा, जैसे कैट है, बिल्ली है, यहां से यहां कूदी, एक वो उसी पे कूद गई। तो ये फर्क है बस। तो सही दोनों है, लेकिन ऑन और ऑन टू का अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं, कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग दिखा दूं, द बुक वॉज ऑन द टेबल,
द बुक वॉज ऑन द टेबल। अब मेरे भाइयों में ये नहीं बोल सकता द बुक वॉज ऑन टू द टेबल। ऑन टू द टेबल क्या हो जाएगा, नॉनसेंस हो जाएगा। सर बुक टेबल पर थी तो द बुक वॉज ऑन द टेबल होगा, ऑन टू द टेबल तो नॉनसेंस हो गया चीजों को लेकर हम, तो ये चीज गलत है। ठीक है, बताओ, कॉपी करो साथ साथ। तो ये ऑन और ऑन टू वगैरह ये चीजें यहां पर है। इसका ध्यान रखना है बेटा आपने। अच्छा, अगर मैं बोल दूं, ठीक है, देर इज अ नेस्ट, अगर सरफेस देर इज अ नेस्ट, हाँ, इन द ट्री, ऑन द ट्री। देखो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था पक्षी पेड़ पे बैठा है, तो पेड़ कोई सरफेस नहीं है, ये भी याद रखना। ऑन के लिए ना मेरे भाई सरफेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेड़ कोई सरफेस नहीं है। देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री, ऑन द ट्री नहीं होगा क्योंकि पेड़ कोई सरफेस नहीं है। अगर सरफेस हो, जैसे इसी में ले लो, द बुक वॉज ऑन द टेबल, इन द टेबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस पे सरफेस है टेबल। तो किसी चीज के सरफेस पे किसी चीज का होना ऑन है। ठीक है, हाँ बैठा दो सब। ठीक है जी, तो हमने बोल दिया देर इज अ नेस्ट इन द ट्री, हाँ, और द बुक वॉज ऑन द टेबल, इन द टेबल नहीं बोल सकते आप। ये कहानी यहां पर इंटरेस्टिंग है ना? इजी चीज है भाई काम। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बोल दूं पुट दिस रिंग इनटू योर फिंगर या ऑन टू योर फिंगर, अपनी उंगली में इसको पहन लो, तो आप क्या बोलोगे? पुट दिस रिंग इनटू, नहीं, ऑन टू योर सिंगर, ऑन टू योर फिंगर, ऑन भी नहीं बोलोगे आप, ऑन भी गलत, इनटू भी गलत, ऑन टू योर फिंगर, मूवमेंट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, पुट ऑन दिस शर्ट, पुट ऑन दिस शर्ट, पुट ऑन टू दिस शर्ट, ये शर्ट पहन लो बेटा, वो पुट ऑन होता है, वो पुट ऑन पुट ऑफ होता है, तो आप बोलोगे पुट ऑन दिस शर्ट, शर्ट पहन लो। दूसरी चीज मेरे भाई, मैंने बोल दिया पुट ऑन दिस रिंग, इस अंगूठी को पहन लो, पुट ऑन दिस रिंग, इस अंगूठी को पहन लो, ऑन टू योर फिंगर, अपनी फिंगर में। ये है कहानी, है ना इजी? तो पुट ऑन टू दिस रिंग नहीं बोल सकता ना, पुट ऑन टू दिस रिंग, पुट ऑन टू दिस रिंग नहीं, पुट ऑन दिस रिंग। ऑन टू योर फिंगर या इन टू योर फिंगर, फिर से वही है, ऊपर भी बता दिया मैंने, ऑन टू योर फिंगर। पुट ऑन दिस रिंग ऑन योर फिंगर, ऑन योर नहीं भैया, ऑन टू योर फिंगर, क्योंकि मूवमेंट है। ये इंटरेस्टिंग चीजें जो है आपको बताती। ठीक है, करो मेरे भाई कॉपी। 1 मिनट में मैं बस, मेरे बच्चे 2 मिनट में आ रहा हूं मेरे भाई, 2 मिनट शांति से बैठिएगा, हल्ला मत कीजिएगा, 2 मिनट। सरकार आ गए हम। देखो भाई, हमने बोल दिया कि ये वाला जो लास्ट डायलॉग है, ये पुट ऑन दिस रिंग, ठीक है, पुट ऑन दिस रिंग, ये अंगूठी पहन लो, कहते कहा, ऑन टू योर फिंगर। तो ये चीज यहां पर होगी, जब मूवमेंट आपके पास आ जाती है तो आप ऑन टू लगाते हैं, और नॉर्मल आप बोल रहे होते हैं तो उसे आप ऑन बोल दे रहे होते हैं मेरे भाई। ये कहानी यहां पर आपकी जो है वो बन के सामने आ जाती है। बताओ अब यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई संदेह, कोई डाउट, कोई संदेह नहीं?
अब आगे देखो, अब हमारा जो काम है बेटा ऑन ऑन टू के बाद, एक सेकंड बना, मैं गुनगुना पानी दे दो, ठीक। देखो अब ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब पजलिंग सा है, और इसको मैं ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट बोल देता हूं। ट्रांसपोर्ट से मतलब क्या है, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट। अब इस ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप ट्रांसपोर्ट में यूज होती है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो प्लेन हो, और आप उसमें खड़े होकर वॉक कर पा रहे, उसके लिए वो ऑन यूज करते हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट आप इसका, आप उसके लिए ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हो। जिस सरफेस को आप यूज कर रहे हो, वॉकिंग के लिए भी उसको यूज कर सकते हो। ऐसा इसलिए बोलते हैं ना, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, ठीक है। या आप क्या बोलते हैं, अब देखो ट्रेन है, सरफेस है, ऑन द बस, तो आप इसको भी यूज कर रहे हो। चाहे कोई भी ऐसा, ठीक है, घोड़ा गाड़ी नहीं पगले कोई भी ऐसा जिसे आप वॉक कर सकते हो, खड़े होके पूरा आप वॉक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये चीज अपने दिमाग में, तो क्या आया, ऑन द ट्रेन, ऑन द बस, ऑन द प्लेन, तो आप वहां ऑन लगा, ऑन लगा, ऑन लगा दो, ठीक है। तो ये पहली कहानी है बेटा। अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाते हो, चोर छिपा हुआ है सर, हमने चारों तरफ से उसे घेर लिया, कहां छिपा है सर, ट्रेन में छिपा हुआ है सर, ये चीजें अगर स्टेट ऑफ बीइंग सिर्फ होने को दिखाते हो, तो इन जो है ना, मैंने अभी अभी दिखाया, इन तो वो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे कमरे में है, बस में है, लेकिन जब आप ट्रेवल बोलते हो ना, हाँ मैं इन द बस, यहां नेटवर्क नहीं है, बाद में करता हूं कॉल, जब आप इसे ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए यूज करते हो ना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए यूज करते हो, तो आप ऑन लगा के चलते हो। अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हो तो वो इन होता है। तो ये यूनिक तरीका है, लेकिन छोटा सा जो चीज ना पजलिंग जो लगती है हमें, वो पजलिंग यही लगती है मेरे भाई, कि वहां कोई स्टेट ऑफ बीइंग में तो बड़ी एजम्पशंस हो जाएंगी। जैसे हम बोलते हैं ना, इन हिज स्टेट ऑफ रूम, तो इन हिज रूम, उसके कमरे में, ठीक है, इन द बॉक्स, डिब्बे में। तो इस तरीके से आप इसे लगाते हो। ट्रांसपोर्ट के लिए आप ऑन लगाते हो, उस केस में आप ये मत बोलो आई एम इन द ट्रेन, आई एम ऑन द ट्रेन, बाद में बात करता हूं भाई, आई एम ऑन द ट्रेन, बाद में बात करता हूं। जैसे ऑन द वे होता है, वैसे ही यहां पर है, ठीक है। वो चीज अपने दिमाग में रखनी है। तो थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन प्रेपोजिशन है भाई, जैसे पढ़ी जाती है, जो भी उन्होंने फिक्स की हुई है, उस हिसाब से हम उसको पढ़ने लग रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी तो बिल्कुल भी इसमें दिखाने की कोशिश ही ना करें, ठीक है, कोशिश ही ना करें। तो यहां पर क्या होता है, इन द स्टेट ऑफ बीइंग में आप उसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट, अगर सर हम बाइक वगैरह पे रहे, तो वो मैंने आपको बोल दिया, उसमें भी आप ऑन लगाते हो, ऑन या इन द बाइक, तो आप बोलते हो ऑन द बाइक। स्कूटर, जिसमें भी पीठ ना सटे, है ना, तो हम उसमें क्या बताया था मैंने, ऑन द स्कूटर, ऑन द बाइक। तो ये चीज अपने दिमाग में आप लगा सकते हो, ठीक है, ऑन द बाइक ये। लेकिन अगर आप कार वार की बात करो, तो इन लगाते हो, आई एम इन माई कार, आई एम इन माई कार। तो आप कार वार की अगर नॉर्मल बात करते हो, तो क्या लिखते हो, तीसरा। सपोज करो बेटा, मैंने ये लिख दिया तीसरे में, आई एम इन माई कार, आई एम इन माई कार, मैं अपनी गाड़ी में हूं। जैसे आप बोलते हो आई एम इन माई ऑफिस, ऑफिस में हूं, तो आई एम इन माई कार। ऑन द कार नहीं होगा। ऑन द कार का मतलब हो गया कार के जैसे, ही स्टैंडिंग ऑन द कार, गाड़ी पे खड़ा है सर वो, ही स्टैंडिंग ऑन द कार, तो वो क्या आ जाएगा मेरे भाई, वो गाड़ी पर खड़ा है। तो इसका एग्जांपल हमने बनाया, ही स्टैंडिंग ऑन द कार। तो स्टैंडिंग ऑन द कार हो गया, लौंडा गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, ही स्टैंडिंग ऑन द कार, ये गाड़ी के ऊपर खड़ा है। फिर तो कहानी कुछ ऐसी है, गाड़ी कैसे बनाऊं, ऐसे बन सकती है गाड़ी, टक 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 टक, ये बन सकती है। तो ऑन द कार का मतलब ये हो गया, यहां है लौंडा, यहां खड़ा हुआ, बच्चा चढ़ गया, ये ऑन द कार है, ये ऑन द कार है। अब सरफेस हो गया, ये इन द कार है, यहां इन है, ये ऑन है, ठीक है। कहीं और अगर इसको रूट बनाया,
हाँ, तो इसको बोलेंगे बाई कार। कार से आया था वो, ये आपका रूट हो गया, बाई कार आया था, बाई रोड आया था। ठीक है, ये आपका रूट हो गया, इन है ऑन है ये चीज है। ठीक है, अच्छा गेट इन द कार या गेट इन टू द कार, क्या आ जाएगा? गेट इन या गेट इन टू द कार, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पापा, ऐसा है ना गाना कौन सा तो क्या बोलेंगे? बैठ जाए तो मूवमेंट है, गेट इन टू द कार, इन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे यूज करेंगे मेरे भाई, तो इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्या है ना? करी कॉपी हटा देता हूँ उसको, लौंडा अक्षय कुमार का फैन अच्छा भाई, सही कह रहे हो बेटा। अब देखो भाई, अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको टाइम समझाना चाह रहा हूं। देखो समय के साथ बेटा कई प्रेपोजिशन आती है, कई प्रेपोजिशन समय के साथ आती है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आती है, कोई ड्यूरेशन भी दिखाती है। तो हमने टाइम जो है ना वो दो टाइप का होता है, एक तो ड्यूरेशन में जो बताया जाता है 3 साल हो गए 4 साल हो गए ऐसे, और एक जो पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है, जिसे हम कहीं ना कहीं टेंस टॉपिक से भी रिलेट करते हैं मेरे भाई इसको। तो क्या होता क्या है बेसिकली, देखो सबसे पहला, जब आप सिंस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो इसके बाद आप पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आज हमारा ट्यूसडे हुआ बेटा, मैंने बात करनी है कल मंडे की, तो मैं क्या बोलूंगा पाजी? सिंस मंडे, मंडे से मतलब कल वाला मंडे, पास्ट वाला, सिंस 1947, तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 1947। ठीक है, पास्ट का कोई भी ईयर बोल दो, कुछ भी। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड, बचपन, चाइल्डहुड भी पॉइंट ऑफ टाइम है, बचपन से। तो इस तरीके से हम इसमें ये लगाते हैं। दूसरा मेरे भाइयों, फोर जो है उसके साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम आती है। सही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आती है, मैं एक साथ लिखवाना चाह रहा हूं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आती है। तीसरा मेरे भाई, फ्रॉम के साथ भी पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है। इसी में मैंने बताया था फ्रॉम का टू के साथ कंपाउंड बनता है। एक ऐसा ही होता है बेटा बिटवीन, बिटवीन भी प्रेपोजिशन है, इसके साथ एंड आ जाता है। और फिर ये बिटवीन 3 PM एंड 5 PM, तो 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में, सपोज करो बिटवीन 3 PM एंड 5 PM, बिटवीन 3 PM एंड 5 PM, तो बिटवीन, ये बिटवीन के साथ टू नहीं आता मेरे भाई, एंड आता है, ये याद रखोगे सर। और टाइम के साथ साथ क्या क्या आ जाता है? नेक्स्ट मेरे भाई, आप विद इन लगाते हो, जैसे विद इन 2 years, विद इन 2 days, विद इन 2 years, विद इन 2 days, विद इन 2 weeks, विद इन 2 months। और एक होता है इन 2 days, इन 2 days का मतलब 2 दिनों में, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, विद इन 2 दिन के अंदर। ऐसे भी होता है बेटा टिल 5 o'clock, 5 बजे तक, टिल 5 PM। और इसी का होता है अनटिल 5 o'clock, दोनों सेम होता है बेटा, तक। इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, 5 बजे तक, 5 बजे तक आ जाएगा। आई विल वेट फॉर हिम टिल 5 o'clock, आई विल वेट फॉर हिम, किसी के लिए इंतजार करना वेट फॉर होता है, वेट टू नहीं। जैसे आई विल वेट टू हिम, या आई विल वेट फॉर हिम टिल 5 o'clock, टिल 6 o'clock, सपोज मैंने कुछ ऐसा बोल दिया। तो मेरे भाई अब आपको ध्यान ये रखना है, वेट फॉर होता है किसी का इंतजार करना, आई विल वेट फॉर हिम, मैं उसका इंतजार करूंगा टिल 5 o'clock। ठीक है, आप उसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे इसे देखिएगा, प्रैक्टिस शीट का ये असाइनमेंट देखता हूं बेटा, नहीं डला तो मैं डलवाऊंगा, ठीक है ना, नहीं डला होगा तो डलवा दो। तो इसे भी देख के चलिएगा कि क्या है। अच्छा, 8वां, सर मैं तो बिफोर 5 o'clock मिलूंगा उससे, तो भाई टाइम के साथ 5 बजे से पहले,
सर सॉरी, मैं तो उसको 5 बजे के बाद मिल पाऊंगा सर, आफ्टर 5 o'clock मिलूंगा उससे। तो बिफोर 5 o'clock 5 बजे से पहले, आफ्टर 5 o'clock 5 बजे के बाद, 5 बजे तक। तो बेसिकली जो टाइम प्रेपोर्शन है कुछ ना कुछ वो ये दिखाने की कोशिश कर रही होती है भाई। कर लो कॉपी, इजी है चीजें। ठीक है, और हाँ एक और भी तो रह गया, एट 5 बजे, एट 5 o'clock, 5 बजे, एट नून, एट नून होता है दोपहर में, एट नाइट, एट नाइट, इन द नाइट तो मैंने बता ही दिया। एट भी तो यूज होता है भैया। तो ये है। और कौन सा टाइम का मेरे दिमाग से कोई निकल तो नहीं रहा है। ऑन, ऑन भैया, ऑन भी तो होता है, जैसे ऑन मंडे, मतलब ऑन के साथ कोई भी डेट या कोई भी डे लगा सकते, ऑन मंडे। ठीक है, ये आप लगा सकते हो। डन। थ्रू तो बता दिया बेटा, फ्रॉम और टू तो, थ्रू तो बता दिया। बेटा ग्रेजुएशन में तो करो, किसी से कर लो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करनी है तो ग्रेजुएशन का सिर्फ थप्पा होना चाहिए और उसको ध्यान दो। तो ग्रेजुएट किस में करूँ उसकी सलाह मैं नहीं दे पाऊंगा बेटा। पता चला मेरी सलाह से तूने कर लिया और वो काम नहीं आया फिर। भाई मैं ये सलाह दे सकता हूँ कि ग्रेजुएशन जब भी करें तो थोड़ा सा ऐसे करें कि कॉलेज वॉलेज में जाना ना पड़े और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो आप। गेट इनटू फिक्स प्रेपोजिशन है पागल, मोमेंट है वो, मोमेंट है तो गेट के साथ ही इनटू आएगा। हम्म, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था कि एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, तो अब हमारे सामने क्या आता है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि ये जो होम और हाउस का डिफरेंस है ना, ये जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। होम और हाउस का जो डिफरेंस है, बेसिकली होम का, हाउस तो नाउन ही है, होम का। ये होम शब्द मैं आपको समझा देता हूं, बड़े काम का है। ये जो होम है ना मेरे भाई, ये जो होम है ये तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जो होम है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है मेरे भाई। जैसे ही वेंट टू होम, नहीं, ही वेंट होम, वो घर गया था, तो इसके साथ टू नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब हो गया गया था, किसका रिप्लाई होगा? वेयर का रिप्लाई। वेयर का रिप्लाई जब जब ये बनेगा बेटा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो इसे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। ठीक है ना? तो इसे टू प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं कहूं वे घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग होम, दे आर कमिंग होम, दे आर गोइंग होम, आप डायरेक्ट बोलो। अगर आप दे आर कमिंग टू होम वगैरह ये बोलते हो मेरे भाई, तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब को प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे यार दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग टू देयर थोड़ा ना बोलोगे। दे विल गो देयर, वे वहां जाएंगे, दे विल गो टू देयर थोड़ी ना बोलोगे। क्यों? क्योंकि देयर भी अपने आप में क्या, दे आर गोइंग वेयर,
देयर, देयर भी भाई अपने आप में एडवर्ब है, एडवर्ब को किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है बेटा, अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से बाहर आइए, मैं टॉपिक से हटके बात नहीं करूंगा, कोई भी तो प्लीज कोई भी कमेंट वगैरह ना करे, ठीक है ना। अभी प्रेपोजिशन है, इसका फ्लो मत खराब करो भाई। तो ये यहां पर बना, तो दे वेंट टू होम, टू कटेगा, दे आर गोइंग होम, दे विल गो टू देयर, दे विल गो देयर। तो कभी भी हमें पता है एडवर्ब को प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये होम का है। लेकिन अब एक बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है, वो बात ये है मेरे भाई, कि जो होम है वो हमेशा एडवर्ब नहीं होता है। अगर वो एज अ नाउन आ जाए, जैसे ध्यान से सुनो नोट करके, आपने कोई डेटरमिनर लिख दिया। डेटरमिनर क्या होता है बेटा, जो नाउन के लिए आता है, उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, इसे डेटरमिनर बोलते हैं। ठीक है, DETR है बेटा, ये खिचड़ी बन गई, रुको साफ साफ से लिखता। कोई डेटरमिनर आया, हाँ, और डेटरमिनर के बाद क्या आता है बेटा, नाउन आता है। जैसे माई, अवर, हिज, हर, दिस, दैट, इस तरीके से कोई भी चीज आ जाए तो वो डेटरमिनर होगी। इसके बाद जब नाउन आएगा, नाउन मतलब होम, तो इस बार होम एडवर्ब होगा या एज अ नाउन होगा, ये अब इस बार होम नाउन होगा, क्योंकि उससे पहले डेटरमिनर है। कहानी में ट्विस्ट देखो, मतलब अगर मैं कहूं, ठीक है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग टू हिज होम, इज गोइंग टू हिज होम, वो घर जा रहा है, तो आप इसे ऐसे बोलो, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप बोल दोगे ही इज गोइंग हिज होम, गलत है। क्यों गलत है, उसका कारण है बेटा। ही इज गोइंग हिज होम, भाई आपने हिज लगा दिया, हाँ, हिज क्या है, डेटरमिनर है, हाँ, और डेटरमिनर है तो अपने आप में होम क्या हुआ, नाउन हुआ। इस नाउन से पहले यहां क्या आनी थी, प्रेपोजिशन। क्या इस नाउन के लिए प्रेपोजिशन है, नहीं है, तो ये गलत। अच्छा, ही इज गोइंग होम, ये मैंने आपको ठीक कर ही दिया, लिखवा दिया, दोबारा मत लिखो। तो ये फर्क है बेटा, ही इज गोइंग होम, दे आर गोइंग होम, ही इज गोइंग होम, तो या तो बोल दो ही इज गोइंग होम, या बोल दो ही इज गोइंग टू हिज होम, दोनों में फर्क है। ही इज गोइंग होम, तो ये एडवर्ब है। तो लेकिन अगर इससे पहले डेटरमिनर आ गया तो ये नाउन है, और अगर ये नाउन हो गया, डेटरमिनर हो गया, तो नाउन से पहले तो प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, मजबूरी है। तो इस होम का थोड़ा सा ही ख्याल करना है, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन कई बच्चे होम और हाउस का डिफरेंस पूछते हैं, हालांकि पेपर में तो पूछना है नहीं भैया। ग्रामेटिकल जो डिफरेंस है ना, वो भी बता देता हूं मैं आपको, और नॉर्मल जो रियल लाइफ से रिलेटेड है वो भी बता देता हूं। ग्रामेटिकल डिफरेंस ये होता है मेरे बच्चे, होम आपने देख लिया, नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, सेंटेंस में देखना पड़ेगा, सही है। तो आप इसे सेंटेंस में देखोगे, हाउस नाउन नहीं होता, हाउस नाउन होता है। ये ग्रामेटिकल डिफरेंस, कि हाउस सिर्फ नाउन होता है, होम एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकती है, नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मेरे भाइयों, अब फर्क ये पड़ता है कि गुरुजी ऐसे यूज कर रहे हैं तो चलो ये ठीक है, और रियल लाइफ में देखें तो होम और हाउस में क्या फर्क है बेटा। हाउस में ईंट पत्थर बिल्डिंग सब चीजें की रिक्वायरमेंट होगी ना, एक बिल्डिंग बनती है उसे हम हाउस बोलते हैं। घर और मकान का डिफरेंस है। और अगर मैं बोल दूं घर, घर भैया भावनाओं से बनता है, परिवार से बनता है, भावनाओं से बनता है, ईंट पत्थर की जरूरत नहीं है। खुला आसमान भी घर हो सकता है, एक भिखारी का फुटपाथ घर है, वही रहता है। तो घर भावनाओं फीलिंग से बनता है, मकान मेरे भाई ईंट पत्थरों से बनता है। ये डायलॉग सुना होगा ना, एग्जैक्टली यही। अगर घर में भाई भाई की नहीं बन रही बेटा, आपने वो घर को हाउस में कन्वर्ट कर दिया, उस होम को हाउस में कन्वर्ट कर दिया, तो अपने होम को होम बनाए रखने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो जज्बातों से परिवार से घर बनता है, मन मुटाव है तो टेक्निकली वो घर घर नहीं रहा, है ना। चलो करो कॉपी। ग्रामेटिकल डिफरेंस आपको मैंने बता दिया, हाउस सिर्फ नाउन है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं वो थोड़ा सा टेक्निकल है, अच्छा है, बेहतर है, शानदार है और जानदार है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये करा रहा हूं मेरे भाई मैं आपको
ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है जो कि यूनिक है, ठीक है, ये बड़ा यूनिक है, तो इसको, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो गया ना कॉपी, हटाते हैं इसको। अब आप ये कॉपी करो मेरे भाइयों, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जो प्लस में इसके तुरंत बाद इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जो उस ट्रांजिटिव वर्ब की डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही है। उसके बाद फिर आपकी प्रेपोजिशन आती है और उसके बाद आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब खाया क्या खाया, खरीदा क्या खरीदा, जानते हो किसको जानते हो, पढ़ा क्या पढ़ा, मैं पढ़ाता हूं क्या पढ़ाते हो, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको पढ़ाते हो, खरीदा क्या खरीदा, किसके लिए खरीदा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या खरीदा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आप इसे ऐसे यूज करते हैं, पहले आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब आती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, इनडायरेक्ट का मतलब किसको किसके लिए, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब आप इसको घुमा कर लिखते हो तो ये मैंने बता भी रखा आपको, ट्रांजिटिव वर्ब आती है और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब उसे प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती अगर हम उसे आगे लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ये इससे रिलेट कर लेती है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले तो कभी प्रेपोजिशन आएगी नहीं, इनडायरेक्ट से पहले कब आएगी, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट के बाद लिखेगी। अगर इनडायरेक्ट वर्ब के तुरंत बाद लिख दिया तो प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट खत्म कर देता है। मतलब आप एक बात को दो तरीके से कह सकते हो बेटा, जैसे जैसे मैंने बोल दिया आई टीच इंग्लिश टू हिम, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको पढ़ाते हो, टू हिम, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां है बेटा, ठीक है। और इसे आप कैसे लिख सकते हो, और सर इसका एक तरीका ये है कि आप क्या बोल दो, आई टीच हिम, आई टीच हिम इंग्लिश, आई गेव हिम अ पेन। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिख दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख दिया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कभी पहले प्रेपोजिशन है ही नहीं, इनडायरेक्ट से पहले यहां प्रेपोजिशन आएगी, यहां नहीं आएगी। तो ये ऐसी चीज है जिसे मैं वर्ब में भी पढ़ाता हूं और यहां भी बताता हूं, ठीक है, सही है सर। इसीलिए बेटा हम ऐसे बोलते हैं, ही गेव अ पेन, इसने एक पेन दिया था, टू हर, हर को, ही गेव अ पेन टू हर, या क्या लिख सकते हो, ही गेव हर अ पेन, ही गेव हर अ पेन, ही गेव हर अ पेन, या लिख सकते हो मेरे भाई, ही गेव अ पेन टू हर, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। अब इसको पता है इतना डिटेल में मैंने दोबारा क्यों बताया, आओ आज आपकी शादी करा देता हूं, ठीक है बेटा, क्योंकि इस वर्ब के लिए बताया। अच्छा, इससे पहले एक और चीज लिखना चाहूँ फिर बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप किसी को जानते हो तो आप क्या बोलोगे, ही नोज हर, वेरी गुड, वो उसको जानता है, ही नोज हर ऐसे बोलोगे ना, ही नोज टू हर तो नहीं बोलोगे। लेकिन भाइयों आप इसको ऐसे लिखते हो, ही नोज हर, वो उसको जानता है, ही नोज हर, उसको जानता है, ही नोज टू हर थोड़ा ना बोलोगे यार, ही नोज टू हर, पागल है क्या, ही नोज टू हर, मैं पागल है, ही नोज टू हर, टू की जरूरत ही नहीं है, ही नोज हर, क्योंकि नोज वर्ब है और ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती, क्यों लगाऊं, क्यों लगाऊं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया बेटा ही नोज हर, सही है, आई मेट हर, ठीक है, ही नोज टू हर, नॉनसेंस। लेकिन आप इसको पैसिव वॉइस में बनाते हो ना, जब बेटा आप इसे पैसिव वॉइस में बनाते हो तो आप करते हो शी इज नॉन टू हिम, शी इज नॉन टू हिम। अब बताओ शी इज नॉन टू हिम या शी इज नॉन बाय हिम। देखो बेटा बाई आता है एक्शन के साथ, जब कोई एक्शन हो रहा होता है, बाई तो तब आता है, तो शी इज नॉन बाय हिम, शी इज नॉन टू हर। तो याद रखना नॉन के साथ टू आता है, लेकिन वो पैसिव वॉइस में आता है ना बेटा, शी इज नॉन हिम। देखो डायरेक्ट बोल पाओगे पाजी, ये बोल पाओगे शी इज नॉन हिम, अरे शी इज नॉन टू हिम।
शी इज नोन बाई हिम क्यों ना, बाई होता है भाई, जैसे दिस रूम वॉज पेंटेड बाई देम, बाई होता है कौन सा काम किसके द्वारा हुआ, एक्शन। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक्शन ही नहीं है, और अगर ये एक्शन नहीं है ना मेरे भाई, तो ये नॉनसेंस हो गया। तो आपने बोला शी इज नॉन टू हिम, ये होगा। अब ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई क्यों है, ये पढ़ाई है आपको एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लाखों दिलों की धड़कन। ठीक है, हाँ आ जाओ। वो है भैया शादी, मैरी वर्ब। भाई मेरे बहुत ही गजब की वर्ब। अब कई बार हम मैरी के साथ टू लगा देते हैं और कई बार टू नहीं लगाते, अरे सेम लॉजिक है यही। कैसे है देखो बेटा, अगर मैं ये लगाता हूं ये लड़का उससे शादी करेगा, ठीक है, ये लड़का उससे शादी करेगा सपोज करो, तो मैं इसे ये बोलूंगा ही विल मैरी हर, ही विल मैरी हर, ही नोज हर, ही विल मैरी हर। क्यों? क्योंकि मैरी बेटा वर्ब है और ये वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किससे शादी करेगा, लड़की से करेगा उससे, ही विल मैरी हर। तो मैं पागल थोड़ा हूं ही विल मैरी टू हर लिख दूंगा, ही विल मैरी टू हर। अरे टू क्यों लगा रहे हो, टू काहे लगा रहे हो बेटा, ये तो नॉनसेंस हो गया। तो हमने बोला ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ही विल मैरी हर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आ रहा है आप उसे डायरेक्ट लिख दो, ही विल मैरी हर, ही नोज हर, ही विल मीट हिम, ही विल मीट हर। काहे की प्रेपोजिशन, बच्चा पता नहीं क्यों रटता है, सर ही विल मैरी विद हर, ही विल मैरी टू हर, अरे पागल। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाओ बेटा। कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, कैसे बनेगा, सपोज करो शी इज मैरिड, अब आपको लगाना पड़ जाएगा शी इज मैरिड टू हर, टू हिम सॉरी, शी इज मैरिड टू हिम, क्योंकि अब ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में वही नो वाली कहानी है, वो मैरिड है किससे, टू हर। बाई हिम्मत लिख देना, बाई नाश कर देगा, भाई ऐसा लग जाएगा जो बेचारी का पति है ना, पति को बाप बना दोगे, कन्यादान करवा दोगे तुम। शी इज मैरिड बाई हर, उसकी शादी उसके द्वारा कराई गई। नाश मत कर देना, बाई का मतलब है वो आदमी ही उस काम को करेगा, टू का मतलब है, ठीक है, शी इज मैरिड टू हिम, बाई हिम मत करा देना कि उसकी शादी उस किसी और के द्वारा कराई जाती हो, पागल, आग मत ला दिखा देना। तो बेटा जब भी एक्टिव वॉइस होता है, जब ऑब्जेक्ट लिखना होगा मैरी का, तो मैरी के बाद डायरेक्ट लिखना, पैसिव वॉइस में टू आता है, क्यों आता है वो लॉजिक मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। आज के बाद शादी से मत घबराना, तो ये हो जाता है बस टू आ जाएगा। हाँ नॉर्मल हो जाता है, ही गोट मैरिड, ही गोट मैरिड ऑन मंडे, ऐसे वो लगाने को तो ही गोट मैरिड इन जुलाई, सपोज करो मैंने इसे लिख दिया ही गोट मैरिड, ही गोट मैरिड इन जुलाई, उसने शादी हुई थी उसकी जुलाई में, ही इज मैरिड वो शादीशुदा है, मैरिड एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो ये है कहानी, चलो कॉपी करो फिर आगे बताता हूँ। हाँ नहीं नहीं बेटा कॉपी करने का टाइम दूंगा, करो कॉपी आराम से, 2 मिनट है आपके पास।
हो गया जी। देखो मेरे भाई, रिकॉर्डेड देखो लाइव देखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे, बस क्लासेस देखो। जो तेज तरार बच्चा है वो रिकॉर्डेड देखे, लाइव ना देखे। जो थोड़ा सा ये बच्चा है कि इंग्लिश को आराम से सीखना चाह रहा है वो लाइव देखे। देखो मेरे भाई, अब अपने आप पास ऑप्शन क्या बचा है कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज थी। अगला है मेरे पास ड्यूरिंग और वाइल। ड्यूरिंग वर्सेस वाइल। देखो दोनों में क्या फर्क होता है ना। अब ड्यूरिंग को यूज करो प्रेपोजिशन की तरह, जैसे बिकॉज और बिकॉज ऑफ नहीं था। और वाइल को यूज करो जब दो काम एक साथ हो रहे हो कंजंक्शन की तरह। दोनों में ये फर्क है मेरे भाई। जैसे ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग दे वर स्लीपिंग। वो खेल रहा था जब वो सो रहे थे। तो हमने देखा यहां तो दो बातों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए मेरे भाई। तो आप ड्यूरिंग काटोगे, वाइल लिखोगे। दूसरी चीज, जब हम ये पर जब हम ये लिखें ही फेल्ट नर्वस, वो उसे नर्वस हो गया था थोड़ा। ही फेल्ट नर्वस वाइल हिज स्पीच, अपनी स्पीच के दौरान। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ड्यूरिंग हिज स्पीच। ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। वाइल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी यूज कर सकते हो। ये भी ध्यान रखना, कई बार एक्शन को शॉर्टकट में दिखाने के लिए वो ऐसा कर देगा, फिर मेन स्टेटमेंट दे देगा, तो शॉर्टकट कर देगा, इसके सब्जेक्ट गायब कर देगा। जैसे एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला वाइल वाइल हैविंग हिज लंच, वाइल हैविंग हिज लंच, अपना लंच करते वक्त, ही कॉल्ड हर, उसने उस लड़की को कॉल की थी। ही कॉल्ड हर, उसने उस लड़की को कॉल की थी। तो ये ध्यान रखना बेटा आपने, ठीक है। ये ध्यान रखना, उसने उस लड़की को कॉल की थी। तो वाइल ऐसे, तो वाइल ही वॉज हैविंग हिज लंच ही कॉल्ड, तो ऐसे ना लिख के उसे शॉर्टकट में लिख दिया वाइल हैविंग हिज लंच। तो ऐसे भी आपको देख लिया जाता है, ऐसे भी आपको देख लिया जाता है, ठीक है। ये चीजें समझनी है भाई। अब ऐसा ही डिफरेंस होता है, स्पीड से तो नहीं लिख रहा हूं मैं कहीं आप कॉपी ना कर पाओ, साथ साथ बता देना बेटा जहां स्पीड ज्यादा हो जाए मेरी, कई बार भावनाओं में बह जाता हूं। एज और लाइक का फर्क होता है। लाइक मेरे बच्चे प्रेपोजिशन होती है, और भाइयों बहनों एज कंजंक्शन होता है, ठीक है। जैसे आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। देखो आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट, टू बाय सम फ्रूट एज ऑरेंजेस, ठीक है, ग्रेप्स एटसेट्रा। तो आपको यहां पता है एज नहीं लाइक आएगा, क्योंकि मुझे यहां प्रेपोजिशन की जरूरत है मेरे भाई, कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं बोल दूं एज आई वॉज बिजी, जैसे कि मैं बिजी था, आई डिडेंट कम, मैं नहीं आया। मेरे भाई यहां पर एज गलत हो गया, और सॉरी एज सही है, लाइक गलत हो जाएगा अगर लाइक आएगा तो, कि लाइक प्रेपोजिशन है और एज कंजंक्शन। ही लाइक मी इज अ टीचर, वो मेरी तरह टीचर है। ही लाइक मी इज अ टीचर, वो मेरी तरह एक अध्यापक है। ही लाइक मी इज अ टीचर। मैं ये नहीं बोलूंगा बेटा ही एज मी इज अ टीचर, क्योंकि वहां प्रेपोजिशन है। हाँ बेटा ही गॉट इंजर्ड व्हाइल प्लेइंग गेम, व्हाइल प्लेइंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, एकदम ठीक है भाई।
करो भैया इसको कॉपी। हो गया? ये वाली डन। चलिए, अब जो काम है ना वो कुछ ऐसी, ठीक है, कुछ ऐसी कहानी है, मतलब अब जो प्रेपोजिशंस की सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन है बेटा मैं उसको बता रहा हूं। और अभी कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं, प्रेपोजिशन ना बड़ा टुकड़ों में टूटा हुआ टॉपिक है, हेडिंग डल के नहीं होता है जैसे हम बाकी टॉपिक करते हैं। तो अभी मैं आपको सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन करा रहा हूं, और बाद में जब आप देखेंगे या तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी प्रेपोजिशंस है, फिर फिक्स प्रेपोजिशंस में कुछ यूज मैं वैसे बताऊंगा, ये प्रेपोजिशन ऐसे यूज होती है, ये तो भी टुकड़ों में टूटा हुआ है, ठीक है ना, टुकड़ों में टूटी हुई चीजें। तो अभी आप जो हेडिंग डालोगे वो डालोगे, अरे चल रहा हैंग कर गया क्या, सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस। अभी इसको सिखा रहा हूं, फिर टुकड़ों में चीजें बटी हैं, तो कोई भी ये ना सोचे ओए बल्ले बल्ले मजा आ गया चैप्टर खत्म। अबे कभी खत्म नहीं है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस, अब इनको समझना बेटा, सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस अब इनको समझना, ठीक है। तो हमने बोला सर सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस कहाँ काम करती, बेटा सबसे पहले जो पॉइंट है ना सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन का, वो काम करता है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, जो मैंने अभी बताया कि भैया ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना वो अपने बाद जब कभी भी, ठीक है, प्रेपोजिशन ले और उस प्रेपोजिशन के बाद आप लिख दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो भैया बिल्कुल गलत है। कभी भी वर्ब का जब आप ऑब्जेक्ट लिख रहे होते हो तो उसे प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जैसे आई, अगर मैं यह बोल रहा हूं आई बॉट सम बुक्स यस्टरडे, आई बॉट टू सम बुक्स यस्टरडे, तो मैंने कल कुछ किताबें खरीदी थी, तो सबसे पहले सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन आपको यहां लगा हुआ दिखाई देगा कि भैया ये चीज, मतलब ऐसा जहां प्रेपोजिशन की नीड नहीं है या सुपरफ्लुअस बन रही है। सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन में क्या है, या नो नीड, नो नीड, जरूरत ना होना, या तो प्रेपोजिशन की जरूरत ना होना बेटा उसको सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन कह देते हैं, या जहां प्रेपोजिशन की सेंस ऑलरेडी है वहां घुसा देना प्रेपोजिशन को, वो चीज यहां पर रहती है। बिल्कुल बेफिक्र रहना, मैंने कहा ना प्रेपोजिशन तो बड़े मजेदार चीज है, ठीक है, ये चीज कहानी है। दूसरा, कई बार बच्चे के लिए मैं हालांकि फिर थोड़ा सा रूड होके बोल देता हूँ उस बच्चे को, या आपको भी बोल देता हूँ, कई बच्चों को ना बोरिंग लग जाता है प्रेपोजिशन, टीचर पढ़ा रहा होता है तो। हालांकि देखो ज्यादातर टीचर तो, ये तो मैं खुला बोल रहा हूँ बेटा, जितना मैं आपको कंटेंट दूंगा ना प्रेपोजिशन का पढ़ाऊंगा उतना कोई नहीं पढ़ाता, कोई भी टॉपिक की बात आप खुलेआम कंपेयर करके देखो, जितना इंग्लिश में आपका कंटेंट है आजू बाजू आप देखोगे एकदम खुश रहोगे, ये कॉन्फिडेंस अपने दिमाग में रखिए। बट दो चीज शब्द होते हैं ना, कई बार बच्चा बोर हो जाता है, बड़ा टॉपिक है यार सर, सर बोर हो जाते हैं सर, क्या करूं सर, परेशान हो गया प्रेपोजिशन। बेटा बेरोजगार आदमी के लिए ये शब्द बने ही नहीं है, बोर हो जाना, परेशान हो जाना। देखो मैं ये कहता हूँ रो धो कुछ भी करो, पढ़ाई आपके लगातार होनी चाहिए। बोर हो रहे हो हाँ तो तब भी पढ़ लो, अच्छा नहीं लग रहा टॉपिक तब भी पढ़ लो, पढ़ाई किसको अच्छी लगती। तो ये जो लाइन है ना, ठीक है, हाँ ये चीज याद रखिए, ये जो लाइन है ना ये यूं रहनी चाहिए, पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ाई की लाइन है और ये आपकी जिंदगी की लाइन है, उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ। लेकिन उन उतार चढ़ाव में पढ़ाई आपकी रेगुलर चल रही है, बच्चा वही कामयाब बच्चा वही कामयाब है, तो उसे दिमाग में आपको बैठा लेना है। समझे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज दिमाग में आ रही है, ठीक है, डन है। चलो, अब मैंने यहाँ पे टू काट दिया मेरे भाई, हमने बोल दिया सर आई बॉट टू सम बुक्स, टू नहीं होगा। अच्छा दूसरा पॉइंट, आपको ये पता है प्रेपोजिशन की कोई जरूरत नहीं होती अगर आप उसे एडवर्ब के लिए लगा रहे हो तो मेरे भाई,
तो आपने ये प्रेपोजिशन भी काटा, ये भी एक सुपरफ्लूअस का हिस्सा है, इसलिए मैंने ये बोल दिया था ही विल गो अब्रॉड, ही विल गो टू अब्रॉड मत बोलना मेरे भाई, क्योंकि यहां पर ये जो टू है ये ऑलरेडी, ठीक है, अब्रॉड में आ जाएगा, अब्रॉड क्योंकि वह एडवर्ब। इसलिए मैंने बोला था इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, याद आया? इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं बोला था, क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है, इडियम जो एडवर्ब का काम करता है। सो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बैग एंड बैगेज, विद बैग एंड बैगेज मत बोलिएगा, ये सुपरफ्लूअस टॉपिक में भी और यहां पर भी आती है, ठीक है बात। ये की कहानी है भैया। सर आपने बोला ओके। अब इसी में एक तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि इनके साथ जब हम इन चीजों को देख रहे होते हैं तो ये देखो, ठीक है भैया जी। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि जब कभी भी आप एंटर यूज करें, हाँ, एंटर के साथ इनटू ना लगाएं, बस डायरेक्ट से क्या लिख दे, वो प्लेस जहां पर आप एंटर कर रहे हो। इनटू क्या हो जाता है, सुपरफ्लूअस। हाँ, क्यों? क्योंकि गो इनटू हो सकता है, कम इनटू हो सकता है, गो इनटू द रूम, कम इनटू द, ठीक, एंटर के साथ इनटू। लेकिन मेरे भाई एंटर इनटू भी सही हो सकता है अगर वो एक फ्रेजल वर्ब बने। एंटर इनटू का मतलब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनना, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनना। He entered into the contract. He entered into the agreement, into the contract after 2 years. 2 साल के बाद वो एग्रीमेंट का हिस्सा बना था। तो ऐसा नहीं कि एंटर इनटू हमेशा गलत होता है, वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो फिक्स प्रेपोजिशन ना आ जाए। सो एंटर इनटू का मतलब होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा लेना। तो एंटर के साथ इनटू गलत है, लेकिन उसे ध्यान रखोगे भाई, ऐसा हो जाए तो बिल्कुल करेक्ट है ना? इंटरेस्टिंग। करो कॉपी, फिर मैं बदलता हूं। तो ये 3 हो गए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ये था सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ये जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू में सारी चीजें आपको कराऊंगा, जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे आप प्रेपोजिशंस को सीखते चले जाओगे। एक टीचर को कैसे तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में चर्चा, टीचर बनने से पहले बस एक नौकरी ले लो, फिर मैं चर्चा करूंगा भाई। टेंशन में पढ़ाया नहीं जा सकता, ये ध्यान रखो। आप बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, पैसे की किल्लत है और आप टीचर बनना चाहते हैं, बन ही नहीं पाएंगे, टफ है। पहले नौकरी ले लो, क्योंकि आप पढ़ा रहे होगे, आपके पास घर की टेंशन है, टेंशन में आप अच्छा कैसे पढ़ाओगे? मेरे को नहीं देखते, कभी कभी मैं गुस्से में पढ़ा रहा होता हूँ, कभी कभी मैं थका होकर पढ़ा रहा होता हूँ, तो जो मेरा चेहरा है, मेरी लाइव क्लास है भाई, जो मेरा चेहरा है वो मेरा चेहरा आप रियल में देख पा रहे होगे, आप समझ जाते हो सर थके हुए हैं, आज इरिटेटेड हैं, आज गुस्से में, आज बार बार फोन बज रहा है, कुछ काम है, क्लास के बीच में से छोड़ के कई बार आ रहा हूँ जा रहा हूँ, चीजें चले। तो टीचिंग आपकी लाइफ से डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय आप क्या देखते हैं, 90% केसेस में कि मैं आपको खुश होकर पढ़ा रहा होता हूँ, 10% केसेस में होता है बेटा कि लाइफ ठीक नहीं चल रही, या गुस्से में पढ़ा रहा हूँ, या थका हुआ हूँ, वगैरह वगैरह।
उल्टा हो जाता जब आप अच्छी नौकरी वोकरी या कोई नौकरी नहीं होती और आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं और टीचिंग कर रहे हैं और आपके पास प्रेशर इतना है, उस प्रेशर में आप कैसे अच्छा पढ़ाएंगे। इसलिए मैं हमेशा एक ही चीज़ को बोलता हूँ, ठीक है, कि आप पहले नौकरी ले लो, उसके बाद की कहानी अच्छी होगी बेटा। चलिए अब इसके भैया एग्जाम्पल्स देखते हैं और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे भाइयों। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं ये कह दूं उसने 5 किताबें ऑर्डर की थी, ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स। उसने 5 किताबें ऑर्डर की थी, ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स। सो ये जो ऑर्डर्ड है इसका ये 5 बुक्स अपने आप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, तो कभी भी ये मत करिएगा मेरे भाई ही ऑर्डर्ड, हाँ ही ऑर्डर्ड 5, यही लिख लो, ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स, तो 2 मत लगा देना। ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स, 4 मत लगा देना बेटा, ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स, कुछ नहीं, ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स। उसने 5 किताबें ऑर्डर की थी, ही ऑर्डर्ड अ बुक, तुमने क्या एक किताब ऑर्डर की थी बस। आसान है। दूसरी चीज भाई, जब आप ये बोल दो, इसी को पहला ये एग्जांपल रखना, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, मतलब ऑर्डर को एज अ नाउन यूज कर दूं, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 5 बुक्स। उसने ऑर्डर प्लेस किया था, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया था फॉर 5 बुक्स, 5 किताबों के लिए, ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे भाई ये बन गया, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 5 बुक्स, 5 किताबों के लिए ऑर्डर प्लेस किया। तो आप यहां देखो, अभी ऑर्डर वर्ब नहीं है, ये नाउन है भाई। अच्छा पाजी एक बात बताओ, वर्ब है ना, यहाँ वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो फॉर की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो नाउन बन गया गुरुजी। अब ही प्लेस्ड एन ऑर्डर 5 बुक्स, अब देखो अगर मैं 4 हटा दूं तो कितना गंदा हो जाएगा, मीनिंग ही नहीं है पाजी। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर 5 बुक्स, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 5 बुक्स, उसने 5 किताबों के लिए ऑर्डर प्लेस किया था। अब आपको 4 लगाना पड़ जाएगा। बातचीत समझ पा रहे हो, ये कहानी में कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब बताओ चीजें समझ में आई। तो ये इसलिए मैंने इसको बोला था, इसको पहला ही एग्जाम्पल रखना। अब दूसरा, दूसरा मतलब जिसके बारे में हम बात करें, ठीक है, डन है। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं माई फ्रेंड, माई फ्रेंड informed about, ठीक है, अब मैंने इन्फॉर्म्ड के साथ अबाउट लगा दिया। माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड द अपकमिंग एग्जाम, मेरे दोस्त ने अपकमिंग एग्जाम जो है उसके बारे में खबर दे दी थी, खबर दे दी थी, इन्फॉर्म्ड का ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये अबाउट लगाने की जरूरत नहीं। गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट, अब ये लगा सकते हो, ठीक है ना, जैसे मैंने बोलिए प्लीज गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट। अब इन्फॉर्म तो वर्ब होता है, इंफॉर्मेशन नाउन है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग एग्जाम, ये सही है, अबाउट द अपकमिंग एग्जाम, ये सही है। तो इंफॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्म है वर्ब तो उसके साथ अबाउट नहीं, इंफॉर्मेशन अपने आप में बन गई मेरे भाई नाउन, ठीक है, ये चीज यहां पर आ जाती है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तीसरा, वी आर रेडी टू अटैक चाइना। अटैक टू चाइना, अटैक ऑन चाइना गलत है, क्योंकि अटैक का जो चाइना है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, अटैक का जो चाइना है भैया वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो आपको वहां टू या ऑन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं
बाय द अटैक, अटैक के द्वारा, दे डिड द रॉन्ग थिंग, उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत चीज की है भाई, अटैक के द्वारा, अटैक करके उन्होंने गलत किया। तो बाय द अटैक, अब क्यों, क्योंकि द अटैक, द आर्टिकल है, अटैक क्या है यहाँ नाउन में, तो उससे पहले प्रेपोजिशन आ गई। बाय राइटिंग द एसे ही वन माई हर्ट, याद आया, बाय, बाय द अटैक दे डिड द रॉन्ग थिंग, आप ऐसे बोल सकते हो। आप ये करो। सर मैं ऑलरेडी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को तैयारी कराता हूँ, हमेशा आपसे ही सीखता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू, यूँ ही मेहनत करो, परमपिता परमात्मा आपको कामयाबी दे। ठीक है भाई, देखो, तो बाय द अटैक दे डिड द रॉन्ग थिंग, करो कॉपी, फिर बदलते हैं स्क्रीन। बस करो सर, थक गवो। ऐसा ही भाई मेरे साइन होता है, जैसे देखो, दे हैव, they have already signed the treaty, ट्रीटी होता है समझौता, उन्होंने पहले ही समझौते पे साइन कर दिया। दे हैव ऑलरेडी साइंड ऑन द ट्रीटी नहीं होगा भाई। हाँ, साइन का नाउन क्या होता है, सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑन दीज पेपर्स, ऑन दीज पेपर्स, इन पेपर्स पे सिग्नेचर, तो सिग्नेचर क्या हो गया, नाउन हो गया, ये कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाबू, तो यहां तक है कहानी। पांचवा जो एग्जाम्पल है, ये जो है पांचवा एग्जाम्पल, हम इसका अगली क्लास में लिखेंगे। अब ज्यादा सेशन बचे नहीं है प्रेपोजिशन के, फिर वोकैब पे उतारूंगा मैं आपको प्रेपोजिशन की। ठीक है, उनको याद करेंगे। चलो भाइयों, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, और तब तक आपके पास अच्छा खासा समय है, तो आप अपना चीजों को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाजी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।